हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 अक्टूबर 2021 यानी कल के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो 10 अक्टूबर तक थोड़ा सा बेयर करिएगा। 10 अक्टूबर तक पिछले एक महीने में काफ़ी डिस्टर्ब रहा है सारा शेड्यूल, और ये 10 अक्टूबर तक ही डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मेरे ख्याल से, खास करके अक्टूबर मंथ की बात करें तो उसमें। और उसके बाद अगर मैं कुछ पेंडिंग करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा पहले से। ये 4 अक्टूबर का है। अपकमिंग डेज में शायद अपलोड करने में दिक्कत हो, मुझे मिसमैनेज हो सकता है, वो मैनेज करिएगा। चलिए ठीक है। श्री भूपेंद्र यादव कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हो गए हैं। इन्होंने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। क्या? वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। इसमें क्या होगा? इंडिया की जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी होगी। चलिए देखते हैं। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल आप यहाँ देख लीजिए, indianwetlands.in, ये है पोर्टल का नाम। तो गांधी जी की गांधी जयंती चल रही है और आज़ादी अमृत महोत्सव वीक चल रहा है 4 से 10 अक्टूबर तक। इस दौरान एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इसमें देश की सारी वेटलैंड्स की जानकारी होगी, यानी 46 के आसपास जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनकी सारी जानकारी होगी। और वेटलैंड से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक डायनेमिक सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाएगी। यानी कि अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पोर्टल क्या करेगा? पहली बात तो कैपेसिटी बिल्डिंग मटेरियल, डाटा रिपोजिटरी, वीडियोस, इंफॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को भी और इससे रिलेटेड किसी भी स्टेक होल्डर को। ये जो आपका वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है, इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वेटलैंड प्रोजेक्ट के तहत। वेटलैंड प्रोजेक्ट एक डच बॉडी है, ये देख लीजिए आप, जो भी नाम लिखा है यहाँ पर, डच बॉडी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है वेटलैंड प्रोजेक्ट। उसी के तहत ये वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने आसपास की वेटलैंड्स की पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप ये मान सकते हैं। वेटलैंड्स जब भी नाम आए तो रामसर कन्वेंशन याद रखिएगा, क्योंकि रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए है। इसको कन्वेंशन और वेटलैंड भी कहते हैं, रामसर कन्वेंशन को। अच्छा, रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईरान के रामसर शहर में साइन हुआ था, जो कि कैस्पियन सी के पास पड़ती है, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड कहते हैं। 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था। इंडिया मेरे ख्याल से 1982 के आसपास इसमें शामिल हुआ था। इंडिया तुरंत शामिल नहीं हुआ था। इस समय पूरे विश्व में 2300 से अधिक वेटलैंड्स हैं और जो रामसर कन्वेंशन सिग्नेटरीज हैं वो लगभग 171 हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स किस कंट्री में है? तो यूके में है सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मैक्सिको। अगर आपसे ये पूछ लें कि रामसर प्रोटेक्शन के तहत लार्जेस्ट एरिया कहाँ है, तो बोलीविया में है। तो मैक्सिमम वेटलैंड्स यूके में, मैक्सिमम एरिया यानी लार्जेस्ट एरिया कहाँ? बोलीविया में। जब भी वेटलैंड्स आप पढ़ें तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा, ये वेटलैंड्स के तहत ही आता है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया कि ऐसी वेटलैंड्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डैमेज हो रही हैं उनको इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, ताकि ह्यूमन जो हम लोग हैं उनका ध्यान जाए कि भाई हमारी वजह से डैमेज हुई है तो इनको सही करना है। क्या इंडिया में कोई ऐसी वेटलैंड है? हाँ, इस समय 2 हैं वेटलैंड, पहले 3 थी। इंडिया में वर्तमान में लोकटक लेक, जहाँ पर वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। तो लोकटक लेक मणिपुर, उसके अलावा केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान, ये दोनों क्या हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इससे पहले चिल्का लेक थी, लेकिन ह्यूमन कंजर्वेशन बहुत बेहतरीन किया गया और चिल्का लेक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर हो गई। चिल्का लेक हालांकि फर्स्ट इंडियन साइट थी जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था। एशिया की लार्जेस्ट क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का लेक। हाल ही में इंडिया की 4 और वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। इसके साथ इंडिया में 46 वेटलैंड्स हो गई हैं। आप 4 का नाम पढ़ लीजिए। ये है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा में है। ये लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा की और ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, तो ये हरियाणा की लार्जेस्ट वेटलैंड है। फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसका नाम सुना होगा आपने, ये भी हरियाणा में है। तो ये 2 हरियाणा की हैं और ये 2 हैं गुजरात की। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही साथ वधवाना वेटलैंड, ये जो दोनों हैं तो आपने पढ़ा होगा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे,
आमूर फाल्कन सुना है आपने? आमूर फाल्कन इसी रास्ते से होके गुजरता है, ये मान के चलिएगा। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आती है। इंडिया में इस समय 46 वेटलैंड यानी रामसर साइट है, आपको इतना याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ी है। इंडिया की सबसे लंबी रामसर साइट कौन सी है, तो केरल में है वेम्बनाड लेक, इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है या आर्टिकल है, नितिन गडकरी जी जो कि हमारे बेहतरीन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, यानी वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक जितने भी मिनिस्टर्स हुए हैं इंडिया की बात करूं मैं, मतलब कि इस गवर्नमेंट की बात ना करूं, अभी तक जितने भी मिनिस्टर्स हुए हैं आज़ादी के बाद, वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी। बाकी तो आपको पता ही है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो व्हीकल्स हैं उनको 100% एथेनॉल पे रन करना है, कैसे भी करके भाई रन करना ही है। अब ये बात इन्होंने बोली कब? हाल ही में महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, 527 किलोमीटर लेंथ के कई सारे हाईवेज का इनॉग्रेशन किया है, जिसकी लागत थी 4075 करोड़, 4075 करोड़ थी। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जहां पर शनि सिंगड़ापुर मंदिर है अहमदनगर, तो वहीं पर इन्होंने इनॉग्रेट किया। इन्होंने कहा कि देश का जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो देश के फ्यूल को बचा सकता है। इंडिया में अभी जो है 4.65 बिलियन लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, लेकिन जरूरत कितने की है? 16.5 बिलियन लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल ब्लेंडिंग को ये चाहते हैं कि पहली बात तो एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और चाहते हैं कि 100% एथेनॉल पे हमारे वाहन रन करें, इसलिए इंडिया में एथेनॉल पेट्रोल पंप भी बनाए जा रहे हैं। हम जो है ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर 12 लाख करोड़ खर्च करते हैं। कितना? 12 लाख करोड़ प्रति वर्ष खर्च करते हैं, लेकिन अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी तो ये 12 लाख करोड़ में से बहुत बड़ा पार्ट हमारा बच जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है एथेनॉल पंप ओपन करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि शुगर से अलाउ हो गया है एथेनॉल बनना, तो इन्होंने कहा कि 240 लाख टन शुगर चाहिए हमें अपना टारगेट अचीव करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का। लेकिन लास्ट ईयर जो शुगर प्रोड्यूस हुआ था 310 यानी कि 310 लाख टन, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देख लीजिए, एथेनॉल क्या होगा, जो हमारा इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का, उसमें से लगभग 5 लाख करोड़ हमारा बच जाएगा, यानी 12 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ बच जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। फार्मर्स जो है, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ शुगर केन से एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने राइस, मेज, अन्य जो ग्रेन्स हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे उनसे एथेनॉल बनाने की परमिशन दे दी है। तो फार्मर्स के इनकम के लिए एक अनदर सोर्स हो गया, यानी डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाई 2022। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी कि रोड मैप बनाइए इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए 2025 तक। तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट और 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना चाहिए, और वही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बोल दिया सभी को। वर्तमान में इंडिया में जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो 8.5% है। ठीक है, जो ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है 2025 से, इसका नाम दिया गया है E20 प्रोग्राम। क्या? E20 प्रोग्राम। E20 प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमारे इंडिया में पर ईयर 30,000 करोड़, कितने? 30,000 करोड़ बचेंगे। और अगर ये यही 100% हो जाए तो हमारा जो मतलब की बचत है वो बढ़ जाएगी। क्या एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी कुछ किया गया? तो हाँ, 2G एथेनॉल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना लॉन्च की गई 2019 में। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में लॉन्च की 2G एथेनॉल सेक्टर में R&D को सपोर्ट करने के लिए। इसमें क्या था देखिए, 2G एथेनॉल सेक्टर में रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करना था? कॉमर्शियल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने थे। अगला आर्टिकल है कामधेनु दीपावली 2021 कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसमें मेन पर्पज ये देखिए, बहुत बड़ा नहीं है ये आर्टिकल, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। भारत को विश्व गुरु बनाना है और इंडिया में जो हमारी गाय है उसको कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, और पहले से चला आ रहा है पुराणों में कि अगर गाय की पूजा कर लेते हैं तो फिर सारे देवता इसी में आते हैं। दीपावली आने वाली है तो इस समय आप गणेश लक्ष्मी यूज करेंगे। बहुत सारे लोग पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज करते हैं, बाद में उनका विसर्जन करते हैं तो बहुत लॉस होता है। गवर्नमेंट ने कामधेनु दीपावली 2021 कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? 100 करोड़ गाय के गोबर से निर्मित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश बनाए जाएंगे। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं, तो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं। अच्छा, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं क्यों होती हैं साथ में, जबकि गणेश जी की वाइफ तो कौन है? रिद्धि सिद्धि है ना, तो लक्ष्मी जी की क्यों फोटो लगती है?
और ये इमेज मैंने गलत ले ली है क्योंकि गणेश जी हमेशा लक्ष्मी जी की बाई साइड बैठे होते हैं। चलिए ठीक है, इमेज एज अ रिप्रेजेंटेटिव है। लक्ष्मी जी गणेश जी की माँ थी। एक बार ऐसे मतलब की कहावत है कि इनको गणेश जी जैसा पुत्र चाहिए था, तो इन्होंने तपस्या की और गणेश जी ने वो वरदान दिया इनको। चलिए वापस आते हैं कामधेनु दीपावली कैंपेन। गाय के गोबर से निर्मित क्या 100 करोड़ दीपक और लक्ष्मी गणेश की आइडल बनाने हैं। उसके अलावा जो गाय से पंचगव्य प्राप्त होता है, गाय गोबर घी वगैरह जो आप सुनते होंगे, ठीक है, उसे 300 से अधिक आइटम्स बनते हैं। फिर काउ एंटरप्रेन्योर्स एंड काउ ओनर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड चाइनीज लाइट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए ये गौमाया लैंप्स बनाए जाएंगे। गौमाया लैंप्स, इनसे क्या होगा, पहली बात तो चाइनीज जो हम लोग लाइट्स यूज करते हैं उसमें केमिकल यूज होता है। गौमाया लैंप से क्या होगा, गौमाया लैंप से पोल्यूशन कंट्रोल होगा। पोल्यूशन मतलब केमिकल वगैरह नहीं यूज होगा, तो बस इतना ही है, वरना पोल्यूशन तो दीपावली पर पटाखों की वजह से खासकर होता ही है। और मैं देखिए, लोग एक गलती को दोहराने के लिए दूसरी गलती का एग्जाम्पल देते हैं। भाई उसने मर्डर किया तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पटाखे आप जलाओ तो भी लिमिट में जलाओ, ऐसा नहीं कि बस जलाए ही सिद्ध है, ठीक है। मैं मानता हूँ पोल्यूशन उससे है, लेकिन पटाखे अवॉइड करिए, थोड़ा आप चोट भी लग सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ इसीलिए। फिर उसके बाद लास्ट ईयर काऊ डंग से कई सारे दीपक बनाए गए, सिर्फ मिट्टी से नहीं। फिर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी स्थापित किया जा चुका है इंडिया में। क्या करता है, जो इंडिया के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देख लीजिए, मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कृषि विज्ञान केंद्र में अब काऊ को ऐड कर रही है ताकि एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट प्रोवाइड किया सके काऊ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019 में बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये परमानेंट एडवाइजरी बॉडी हो गई, जो कि गाय यानी काऊ के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। काऊ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेनेटिक अपग्रेडेशन, इंडिजिनस ब्रीड जो काऊ की है उनको प्रमोट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने कामधेनु आयोग तो बना दिया। अब कामधेनु आयोग क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का इंटीग्रल पार्ट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इंडिजिनस जो ब्रीड है उनको प्रमोट करना है। ये देख लीजिए, इंडिजिनस ब्रीड ऑफ बोवाइंस, इनको प्रमोट करना है। उसके अलावा जो फार्मर्स ब्रीडर्स हैं उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ। 2025 करोड़ 2025 करोड़ जो है एलोकेट किए गए किसके लिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। 21 गोकुल ग्राम बनने हैं, आपको याद रखना है, इंडिजिनस ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप इंडिजिनस ब्रीडिंग प्रमोट करते हैं तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 2 अवार्ड दिए गए हैं। गोपाल रत्न अवार्ड ये इंडिविजुअल को मिलता है। कामधेनु अवार्ड ये इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, एनजीओ को मिलता है। हालांकि जो अवार्ड की मतलब की प्राइस मनी है 3 लोगों को मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख का। तो ये देख लीजिए, अभी तक इस मिशन में 2017-18 से 22 गोपाल रत्न अवार्ड और 21 कामधेनु अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। गांधी जी की मेरे ख्याल से 152nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया रही ना पूरे देश में, 152nd ही होगा क्योंकि 1869 में इनका जन्म हुआ था। हाँ 152nd, ठीक है। तो इस दौरान 2 अक्टूबर को क्या स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। क्या लिखा है, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा भी निकाली गई है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया पूरे देश में क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च हो चुका है पिछले ही साल अक्टूबर में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। कई सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया। 43,000 से अधिक ग्राम सभाओं ने पार्टिसिपेट किया। ये क्या है, ये मतलब नहीं है हमारे लिए। चलिए देखते हैं क्या है, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए। स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान, क्या स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। ये 100 डेज का अभियान था, स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान। इसमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया गया और 10 लाख सोक पिट को टारगेट किया गया। मतलब जो ये ट्विन पिट्स बन जाते हैं ना भाई, टारगेट ये सही से यूज हो रहे नहीं, इनके विषय में एजुकेटेड किया गया है नहीं, आप समझिए। ट्विन पिट टॉयलेट बन गए, इसमें बीच में एक नॉब होता है, ठीक है। अब जब ये ट्विन पिट टॉयलेट बने तो किसी को एजुकेट नहीं किया गया कि भाई आपको 5 साल ये यूज करना है, फिर 5 साल ये यूज करना, जितना भी टाइम के लिए, उसका ये बीच वाली नॉब आपको घुमा देनी है। अब ग्रामीण इलाकों में लोग क्या करते हैं, इसको ही यूज करते रहते हैं। भर गया बाद में कहो फेंकने लगे, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग हो जाए। तो मैं नहीं चाहता, मैं कौन होता हूँ चाहने वाला।
लोगों को इतना तो ट्रेंड कर दिया है कि हाँ भाई, जिस पर्पस के लिए ट्विन पिट टॉयलेट बनाए गए हैं वो पर्पस सार्थक हो, इसीलिए आपका स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान लॉन्च किया गया। इसमें 10 लाख सॉकेट्स को टारगेट किया गया और लोगों को ट्रेनिंग दी गई, भाई इनका यूज ऐसे करना है। स्वच्छ भारत दिवस 2021 में कब मनाया गया? 2 अक्टूबर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 लॉन्च हो चुका है और कोविड-19 के दौरान भी इसकी प्रोग्रेस चलती रही। कोविड-19 एरा में 1250 विलेजेस को लगभग ओपन डिफिकेशन ODF प्लस बनाया गया, यानी जो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस है उसको सस्टेन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 ये 5 वर्ष के लिए है, 2020-21 से 2024-25 तक। 4 ही वर्ष दिखा रहा है लेकिन 5 वर्ष कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। 1,40,881 करोड़ 1,40,881 करोड़ एलोकेट किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के लिए। जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च हुआ था उस समय रूरल सैनिटेशन 38.7% था और अब 99% के आसपास है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इन्होंने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021-22 के लिए क्या 5th एडिशन के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं। तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 5th एडिशन के लिए एप्लीकेशन बनाए गए हैं। तो ऐसी वुमेन्स को अवार्ड दिया जाएगा जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, उद्यमिता के माध्यम से। 2021-22 में जो 5th एडिशन होना है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का, उसके लिए नीति आयोग ने एप्लीकेशन मंगा लिए हैं। 2018 से WTI अवार्ड, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिए जा रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के तहत। ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है, रखिएगा। WTI अवार्ड में ये सारी संस्थाएं शामिल हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको या तो वो सेल्फ नॉमिनेट कर सकती हैं या फिर कोई उनको नॉमिनेट कर सकता है। ये जो आपका वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है 7 कैटेगरीज में नॉमिनेशन होगा। आप चाहें तो एक कैटेगरी में किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं या खुद को, या एक से अधिक कैटेगरीज में नॉमिनेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको रटने की जरूरत नहीं हो, ना ये पूछना चाहिए। 7 कैटेगरी में आपके वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया जाएगा। ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसमें 21,000 से भी रजिस्टर्ड यूजर हैं और 37 पार्टनर हैं। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग ने लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, कब से? 2016 में। तो इस बार इसका 5वां अवार्ड है, उसके लिए एप्लीकेशन लिए गए हैं। इसके अलावा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी दिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इकोसिस्टम बिल्डर्स होते हैं, उनको ही अवार्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे समय के बाद आपको अवार्ड दिया जा रहा है। पहली बात तो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 40 से कम आपकी एज होनी चाहिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आप होने चाहिए, 51% इक्विटी को आप होल्ड करते हो। उसके अलावा यहाँ पर वुमेन इंटरेस्ट मस्ट बी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, यानी जो वुमेन हैं कम से कम कलेक्टिवली 75% जो स्टेक है उसको ऑन करते हो बिजनेस का। तो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड अलग है और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड अलग है, वो अलग है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।